Hello, aspirant. I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to learn about organizational culture and what is organizational climate. But before that, let's see what we were discussing about in our previous lecture. In our previous lecture, we were talking about what is career path, career movability, career anchor, and career choice theory by John Holland. So that what we were talking about in our previous lecture, and today we are going to see what is organizational culture. So now let's begin with it. So career culture, organizational not the career culture, organizational culture. Organizational culture refers to a system of shared meaning held by the member of organization. It includes norms, value, attitude, and belief that shape behavior and interaction within the organization. A strong culture creates a congenial environment that guide how member related to each other and outside. So what is organizational culture? जैसे हम कल्चर की बात करते हैं, किसी भी सोसाइटी का कोई कल्चर होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। तो वो क्या इंक्लूड करता है, किसी भी सोसाइटी का कल्चर होता है वो अपने आप में इंक्लूड करता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी की शेयर्ड वैल्यू क्या हैं, हिडन बिलीव्स क्या हैं, है ना, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है और स्टेबल रहता है कल्चर। बहुत लंबे टाइम के जाने के बाद ये चेंज होता है। वही हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की, तो क्या होता है वो थोड़ा सा रैपिड होता है, वो थोड़ा सा डायनेमिक होता है इन नेचर और वो जल्दी जल्दी चेंज भी हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है वो क्या होता है कि एक हिडन वैल्यू है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, हम हिडन वैल्यू कह सकते हैं, अनकॉन्शियस थॉट या फिलोसफी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, जो गाइड करती है वहाँ के एम्प्लॉय को कि उनका एटीट्यूड, उनके बिलीफ सिस्टम कैसे होगा और वो कैसे काम करेंगे। सो यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जहाँ पर आ, ये बताता है कि सिस्टम, शेयर्ड सिस्टम क्या है हमारा, वहाँ वैल्यू वैल्यू सिस्टम क्या है, वहाँ एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉई का, जो उनके बिहेवियर को गाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मोटे मोटे तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या कह सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं जो एम्प्लॉई को बताता है कि उन्हें कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करना है, और एम्प्लॉय किसी सर्टेन वे में सोच रहा है तो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो उसे इन्फ्लुएंस करता है सर्टेन वे में, जिसकी वजह से वो इस तरह से एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अजम्पशन, बिहेवियर एंड स्टोरीज, मिथ्स, metaphor and other idea that together define what it means to be a part of particular organization. So I hope आपको क्लियर हुआ होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। एंड द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, शेयर्ड वैल्यू एंड बिलीव्स गाइड इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग expressed through system, procedure, ritual and practices, shape employee identity and commitment. So these are the few features of organizational culture. And now let's see what are the different level of organizational culture. So it's given by एडगर सीन ने ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हमको कल्चर ऑफ लेवल ऑफ कल्चर बताया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल हो सकते हैं कल्चर के। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि 3 लेवल पे हमको ये दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला उन्होंने आर्टिफैक्ट्स, सेकंड वन इज एक्सपोज्ड वैल्यू एंड थर्ड वन इज बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन। अगर हम इसको कहीं किसी उससे समझने की कोशिश करें ना, अगर मान लो कोई आइस वर्ग है तो वो ऐसे करके दिखेगा हमको, है ना, कोई आइस वर्ग है तो वो ऐसे करके होगा कि वो नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम दिखती है आइस, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है। तो वही उन्होंने बताया है कि 3 लेवल पर दिखता है हमें कल्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहला है आर्टिफैक्ट्स। ये कौन सा कल्चर होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होता है, विजुअल एंड टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चर, ड्रेस कोड, ऑफिस लेआउट, रिचुअल एंड टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफैक्ट्स क्या है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है कि सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन ड्रेस कोड क्या है, वहाँ लोग उनके रिचुअल्स क्या हैं, ऑफिस लेआउट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है वहाँ की, है ना। तो ये सब आर्टिफैक्ट्स बताते हैं। इट्स ऑल अबाउट
ये आप कैसा दिख रहे हैं, व्हाट वी सी एंड कलेक्ट। फिर उसके बाद आते हैं स्पाउस वैल्यू। ये क्या होते हैं, स्टेटेड नॉर्म्स, स्ट्रेटजी, गोल्स, philosophies that justify why things are done in certain way। तो ये कहीं क्या होंगे, अगर हम आर्टिफैक्ट्स इतने लेवल को बता रहे हैं और ज़्यादा कह सकते हैं, इतना लेवल आर्टिफैक्ट्स होता है, और यहाँ कहीं हमारे होंगे इतने लेवल पे हमारे होते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पाउस्ड वैल्यू, जो कि कुछ दिखाई पड़ते हैं और कुछ छुपे रहते हैं। अगर इसको हम लेवल मान लें वाटर का, तो इसके नीचे कुछ यहाँ पे हमारी स्पाउस्ड वैल्यू होंगे, कुछ यहाँ पे होंगी जो दिखाई दे रही होंगी अलग से, और कुछ हमें दिखाई नहीं देंगी। तो यही होता है कि जहाँ पे आप कौन सी थिंग्स आएंगी, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या है, फिलोसफी दैट जस्टिफाई वाई थिंग्स आर डन, कि ऐसा और किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है वो बताता है, ठीक है। वही अंडरलाइंग अजम्पशन कौन से होते हैं, जो डीपली इंटीग्रेटेड होते हैं, अनकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं, दैट शेप हाउ मेंबर थिंक एंड फील। तो ये अंडर बीनीथ कहीं होते हैं, छुपे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रूट वैल्यूज होती हैं, जहाँ पे जो मिशन विजन के साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं, सर ये फंडामेंटल्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो वहाँ ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अ, जिस टाटा ग्रुप वगैरह हैं, तो ये बहुत इन्वेस्ट करते हैं CSR में, है ना, तो इनके कहीं हिडन वैल्यूज़ हैं कि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, तो वहाँ से वो चीज़ निकल के आती है। तो ये होते हैं हमारे बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन, जो आपके काम को बिल्कुल डिफाइन कर रहे होते हैं, आपने एक्ट ऐसा क्यों किया है वो बता रहे होते हैं। तो ये होते हैं हमारे अंडरलाइंग अजम्पशन। सो 3 लेवल पे हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, 3 लेवल पे। एक आर्टिफैक्ट लेवल जो आपको साफ दिखाई देता है कि ऐसा है, वहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह कैसे हैं, लेआउट कैसा है, ये सब। फिर स्पाउस्ड वैल्यूज़ जो कुछ दिखाई देती हैं, कुछ हिडन रहती हैं। वहीं अंडरलाइंग बेसिक अजम्पशन जो बिल्कुल ही छुपे हुए रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही क्या करते हैं, आपके सोचने और समझने के तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ कल्चर इन ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके का कल्चर क्रिएट हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इंटरनल फोकस्ड हैं, एक्सटर्नल फोकस्ड हैं, स्टेबिलिटी कितनी स्टेबल नेचर का है बिहेवियर वहाँ पे, या फ्लेक्सिबल आपको वर्किंग आवर भी मिलते हैं। तो इस तरीके से जब हम इनको देखते हैं तो 4 तरीके के कल्चर हमें वहाँ दिखाई देते हैं। कौन कौन से, हायरार्की, मार्केट, एडोक्रेसी एंड क्लैन कल्चर या टीम कल्चर। ठीक है, तो ये कई बार पूछे गए हैं नाम, ये नाम आपको याद रखने हैं। और इनमें कौन, क्लैन कल्चर का क्या मतलब होता है, टीम कल्चर होता है, ये नाम कई बार पूछा गया है ना। मार्केट कल्चर कैसा होता है, कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है, ये भी पूछा गया है। हायरार्की से यहाँ से तो इतना नहीं पूछा गया है, और एडोक्रेसी से पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। तो ये थोड़े थोड़े पूछे गए, तो आपको ये याद रखने हैं नाम, और इनके बेसिक सब नाम भी याद रखने हैं। जैसे क्लान कल्चर को हम टीम कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ऑथोक्रेसी कल्चर, यहाँ पे क्या होगा, फोकस रहता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं उनको क्या दिया जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, और मार्केट कंडीशंस को समझते हुए आपको काम करना होता है। तो आपको क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड रिस्क टेकिंग होना होता है। तो यहाँ पे इनकरेज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी एंड अट्रैक्ट टैलेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि गूगल में काम होता है। तो इस तरह का जो कल्चर डेवलप होता है वहाँ उसे बोलते हैं एडोक्रेसी कल्चर, जहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने में। आप कब कहीं घर से काम करें, ऑफिस में आके काम करें, ऑफिस में कहीं से भी बैठ के काम करें, गूगल में इस तरह का कल्चर डेवलप किया है उन लोगों ने। तो इसी को बोलते हैं एडोक्रेसी कल्चर, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास। वहीं मार्केट कल्चर कैसा होता है, हाईली कॉम्पिटेटिव, यहाँ आपस में एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, टास्क ओरिएंटेड है जहाँ पे बिल्कुल ही, है ना। देखो यहाँ पे जो है मार्केट ड्रिवन, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिवनेस, यहाँ पे आपस में एम्प्लॉय हैं वो ही कंपटीशन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कंपटीशन तो बहुत होता है, और कम्पीट भी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। हाईली प्रोडक्टिव होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं यहाँ पे, है ना, परफॉर्मेंस ड्रिवन होते हैं। तो अगर आप ऐसे कल्चर में मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं जहाँ आप हाईली एनर्जेटिक हैं, आप हाई प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, आप प्रॉफिट ओरिएंटेटेड हैं, आपको अचीव करना है कुछ, तो आपको मार्केट कल्चर जैसी वहाँ पे डेवलप हो जाता है। बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट में ऐसा बहुत होता है ना।
तो यही है हमारा मार्केट कल्चर। आपको इसके कीवर्ड्स जो हैं ये याद रखने होंगे, कॉम्पिटिटिवनेस, गोल ओरिएंटेड एंड कस्टमर ओरिएंटेड। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज, कार लीडर्स, डीलरशिप वगैरह, इनमें ये कल्चर डेवलप होता है। कौन सा? मार्केट कल्चर। यहाँ ये हमको याद रखना है ज़रूर कि यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, एम्प्लॉय के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, और ये गोल अचीवमेंट के तौर पे काम करता है। वहीं है क्लान कल्चर या टीम वर्क कल्चर। यहाँ टीम वर्क कल्चर पर ध्यान दिया जाता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होता है, फ्लेमली लाइक इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी, हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होगा, शेयर्ड वैल्यू एंड कमिटमेंट। फिर है हमारा हायरार्की कल्चर। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है हमारा। स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इसको फॉलो करती हैं। क्लियर चेन ऑफ कमांड, एफिशिएंट डिसीजन एंड स्टेबिलिटी, मिलिट्री, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। तो ये 4 तरीके के हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप होते हैं। ये हमने देखा कि कितने तरीके के लेवल थे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, 3 लेवल थे यहाँ पे। अब हमने देखा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या हो सकते हैं, काम करने के तरीके भी बताए गए हैं कौन कौन से हो सकते हैं। क्लाइंट कल्चर, टीम कल्चर, एडोक्रेसी कल्चर जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए होता है। मार्केट कल्चर हाईली कॉम्पिटिटिव, हायरार्की ट्रेडिशनल मेथड। सो अब देख लेते हैं कल्चर एंड पर्सन को जब हम कंपेटेबल करते हैं तो फिर वहाँ पे हमारे कुछ वो बनते हैं, ठीक है। कह सकते हैं नेटवर्क कल्चर या कम्युनल और फ्रेगमेंटेड एंड मर्सनरी। तो ये देख लेते हैं कि किसी किसी कंडीशन डेवलप होती हैं। मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज नॉट जस्ट अ इवेल्युएटिव कॉन्सेप्ट बट प्राइमरली अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ये। एवरी कल्चर हैव बोथ फंक्शनल पॉजिटिव साइड्स एंड डिसफंक्शनल एंड नेगेटिव आस्पेक्ट। हर कल्चर की अपनी पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर सूट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज। सो गॉफी एंड जोन्स मॉडल ऑफ कल्चर, तो इन्होंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाई, एक सोशेबिलिटी पे, जहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन ओरिएंटेड बोल सकते हैं, वहीं सॉलिडरिटी मतलब टास्क ओरिएंटेड है ना। सोशेबिलिटी रिफ्लेक्ट पीपल ओरिएंटेड, टीम स्पिरिट, एम्पैथी एंड फोकस ऑन रिलेशनशिप। वहीं सॉलिडरिटी रिफ्लेक्ट टास्क ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिवनेस, अटेंटिवनेस एंड गोल फोकस। हमने इस तरीके की जो मैट्रिक्स बनाई थी, कहाँ बनाई थी, लीडरशिप में भी बनाई थी, है ना। जहाँ पे ओहाईओ मॉडल था या और तरीके के मॉडल थे, वहाँ पे उन्होंने यही चीज़ की थी। और मिशिगन मॉडल था लीडरशिप का, तो वहाँ पे भी इन्होंने इसी चीज़ को कंसीडर करके वहाँ पे मॉडल्स बनाए थे। कंबाइनिंग दीज 2 डायमेंशन क्रिएट 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें 4 तरह के कल्चर फिर दिखाई पड़ते हैं। एक तो हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये देखा, अब पर्सन को कंबाइन करते हैं तो किस तरह के कल्चर बनेंगे, अब ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 तरह के कल्चर बने हमारे, कौन कौन से, नेटवर्क, कम्युनल, फ्रेगमेंटेड एंड मर्सेनेंसरी। ओके, सो नेटवर्क कल्चर क्या था, अब देखते हैं। नेटवर्क कल्चर यहाँ क्या है कि हाई सोशेबिलिटी है एंड सोलिडरिटी कम है, मतलब टास्क ओरिएंटेड कम है और सोशेबिलिटी पीपल ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, टास्क या कंपनी के बारे में कम सोचा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो हाई ट्रस्ट होगा, एम्पैथी, ओपन डोर पॉलिसी होगी, सबको पॉलिसी पता होंगी। लॉयल्टी टुवर्ड्स सोशल ग्रुप, आपकी जो लॉयल्टी होगी सोशल ग्रुप की तरफ होगी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं होगी। रिलैक्स्ड एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल होगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जो क्या कह सकते हैं, लॉयल्टी है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कम होगी और सोशल ग्रुप्स की तरफ ज़्यादा होगी। तो ये किस तरह की चीज़ों के लिए फिट है, कौन से लोगों की तरफ, सूट्स इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल, एम्पैथी एंड प्रेफरेंस फॉर क्लोज फ्रेंडशिप ओवर रिस्ट्रिक्ट एफिशिएंसी। तो नेटवर्क कल्चर ऐसे डेवलप होता है। वहीं फिर हमारा मर्सेनेंसरी कल्चर, यहाँ पे क्या है, लो सॉलिबिलिटी है, यहाँ पे लोगों के लिए यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन उनकी जगह जगह कम है, पीपल ओरिएंटेड कम है ये, और टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था ना मार्केट कल्चर में, मार्केट कल्चर कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे पीपल ओरिएंटेड कम थे, यहाँ कंपटीशन ज़्यादा था। ऐसे ही हमारा है
मर्सनेंसरी कल्चर, मर्सनेंसरी कल्चर। तो यहाँ पर गोल ओरिएंटेड हैं, कॉम्पिटिटिव, टास्क ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट, और क्लियर फोकस ऑन गोल, एफिशिएंसी एंड हाई परफॉर्मेंस। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, आप लोगों को इनह्यूमन तरीके से कर रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, लोगों को आप एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बस उनसे अपना टास्क कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उस टास्क हो जाए। लैक ऑफ कंसर्न फॉर रिलेशनशिप, तो ये किस तरह के लोगों को सूट करता है? जिनको पसंद है रिस्क लेना, पसंद है कॉम्पिटिटिव कल्चर पसंद हो जिनको, है ना, एम्बिशियस इंडिविजुअल हु एंजॉय स्ट्रक्चर टास्क एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर हमारा फ्रेगमेंटेड कल्चर, यहाँ पर टास्क भी कम है, यहाँ पे आपके टास्क से भी आपका बोल सकते हैं टास्क में भी आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है, एंड और वहाँ पे सोशल लाइफ में भी इतना कोई ज़्यादा ध्यान है नहीं। तो पीपल ओरिएंटेड भी नहीं है, टास्क ओरिएंटेड भी नहीं है। तो ये कल्चर का कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है? फ्रेगमेंटेड कल्चर है। यहाँ पे एम्प्लॉय जज ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ओनली, सब व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी जज किए जाते हैं। इंटरडिपेंडेंस वैल्यूड ओवर टीम वर्क, यहाँ पर टीम वर्क को इतना ज़्यादा काम मतलब महत्व तो नहीं दिया जाता है। इनकरेज ऑटोनॉमी, एनालिटिकल थिंकिंग, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ टीम स्पिरिट, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, वीक ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना भी सोचा नहीं जाता है। फिर हमारा कम्युनल कल्चर, हाई सोशेबिलिटी एंड हाई सॉलिडारिटी। अब ये क्या है? एकदम से हमारा क्लन कल्चर की तरह काम कर रहा है, टीम स्पिरिट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर दोनों के बारे में ही बहुत सोचा जा रहा है। तो कंबाइन बोथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड हाई फोकस ग्रुप, इनकरेज टीम वर्क, शेयर्ड मिशन, रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयरिंग। तो इसके एडवांटेज हैं एम्प्लॉय लॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड टास्क परफॉर्मेंस। तो ये हमने कुछ 4 तरीके के ऑलमोस्ट सेम से ही हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्लान, और तो किसी इंटरनल और हायरार्की एंड मार्केट, जब आप इनको यहाँ से कंपेयर करेंगे नेटवर्क से, तो आप पाएंगे कि कम्युनल टीम वर्क जैसा है, मर्सेंसरी मार्केट कल्चर जैसा है ना। वहीं फ्रेगमेंटेड हम हायरार्की वाले नेटवर्क को बोल सकते हैं। वहीं नेटवर्क जो है हमारा वो एडोक्रेसी कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो यही कुछ है, मतलब इतनी क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कम्युनल और फ्रेगमेंटेड मार्केट से, मर्सेंसरी वाले मार्केट से तो काफ़ी क्लोज है ही है। और तो आपको ये सारे याद रखने हैं थोड़े थोड़े। और जो पहला वाला था जहाँ हमने डिस्कस किया था, ये तो आपको 4 नाम याद रखने ही रखने हैं। अब देख लेते हैं कि मल्टीकल्चरल डेवलपमेंट मॉडल क्या है, MCOD मॉडल क्या है। कि पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो क्या होती थी, बहुत क्लोज होती थी। वो सिर्फ गिने चुने सेक्शन, जो सोसाइटी का सेक्शन है, उनसे ही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रिक्रूट किया जाता था। सारे लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट कर देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनोकल्चर से, मतलब एक तरह के लोगों को हायरिंग करने से, अब मल्टी कल्चर की तरफ चली गई है, जहाँ पे वो डाइवर्स सोसाइटी से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर रही हैं। तो यही मॉडल है हमारा मल्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, कि आप धीरे धीरे मोनोकल्चर से, जहाँ पर आप सिर्फ कुछ ही प्रिविलेज्ड लोगों को हायर करते थे, वहाँ से आप धीरे धीरे चेंज करते हुए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आपने अपनाई, और आप कहाँ पहुँच गए? मल्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपने बना ली। तो यही है हमारा मॉडल ऑफ multicultural organizational development. So MCOD model is a framework that explains how organization can transition from being monoculture exclusive to multicultural inclusive, diverse and equitable. It was developed by Jackson and Rita Hardiman, who proposed that organizations typically move through different stages of cultural development. तो उन्होंने 6 स्टेजेस बताए, वो कौन कौन से थे? एक्सक्लूसिवरी, फिर क्लब, देन कंप्लायंस, अफर्मिंग, रीडिफाइनिंग, एंड फाइनली आप क्या बन गए? मल्टीकल्चर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिवरी और से क्या था कि वहाँ सिर्फ आप एक ही तरह के लोगों को हायर कर लेते हैं। फिर आपने क्या किया? एक क्लब बना लिया। अब आपने सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से क्या किया? लोगों को, जो अदर सोसाइटी के लोग थे, उनको आपने हायर करना शुरू किया, सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर, है ना। आप चाहते नहीं थे कि हिस्सा बने, बस आपने उन्हें हिस्सा बना लिया। फिर आप कंप्लायंस बेस्ड पाए, फिर आपने लीगल फ्रेमवर्क था, उसको फुलफिल करने के लिए लोगों को हायर करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद फिर आप अफर्मिंग हो गए कि आपने
फिर अब क्या सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आपने एक्चुअली लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। फिर रीडिफाइनिंग, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो चैलेंजेस थे लोगों को हायरिंग करने में, है ना, उन चैलेंजेस को कैसे हटाया जाए, यहाँ पर आप काम करना शुरू किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी कल्चरल या मल्टी बैकग्राउंड के लोगों को आप हायर कर सकें। फिर फाइनली आप मूव कर जाते हैं किसके लिए, आप बन जाते हैं एक मल्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो अब एक करके देख लेते हैं। एक्सक्लूशनरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पर आप सिर्फ एक तरीके के लोगों ही हायर करते हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उन्हीं को। फीचर ओनली मेंटेन द प्रिविलेज्ड ग्रुप पावर एंड डिलिबरेटली एक्सक्लूड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। आप सिर्फ जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाते ही नहीं। कल्चर डिस्क्रिमिनेटरी, बायस्ड एंड हॉस्टाइल। एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट दैट रिफ्यूज मेंबर टू सर्टेन कम्युनिटीज। फिर है क्लब, आपने देखा होगा ना क्लब होते हैं। फीचर प्रिविलेज इज मेंटेन फॉर दोज ट्रेडिशनली इन पावर। कल्चर मोनोकल्चर नॉर्म्स डोमिनेट। आप फिर क्या है एक्सक्लूजनरी से क्लब की तरफ मूव करें, लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी मोनोकल्चर नॉर्म्स को ही आप फॉलो कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं विद टोकन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अदर ग्रुप। आप अदर ग्रुप के लोगों को हायर कर रहे हैं, मतलब हायर मतलब सेंस कि आप अलाउ कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आप उनको एज सच कोई परफॉर्म, आप बस उनको प्रतीकात्मक तौर पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं, बल्कि आप वहाँ पर जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल पावर में थे वही लोग वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। फिर कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशन। अब कंप्लायंस में क्या हुआ कि आप जो लीगल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया कि आपको डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, तो सिर्फ उन जो आपके लीगल कंप्लायंस है उनको फुलफिल करने के लिए आप लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। सम एफर्ट आर मेड टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बट नो सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। लॉजिस्टिक फोकस ऑन कंप्लायंस। देखो कंप्लायंस विद इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ बट लेक इन रियलिस्टिक इंक्लूसिव। आपने सिर्फ दिखाने के लिए उनको ऐड किया है लॉ जो बनाए गए हैं कंप्लायंस को पूरा करने के लिए, लेकिन आप अभी भी उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर अफर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल फीचर एक्टिवली रिक्रूट। अब आपने क्या किया, अफर्म, आपने पॉजिटिव तरीके से अब एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे आप एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं, हायर सपोर्ट मेंबर ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सक्लूडेड ग्रुप। फिर है रीडिफाइनिंग कल्चर, एग्जामिनिंग एंड आप एग्जामिन कर रहे हैं चैलेंज एग्जिस्ट प्रैक्टिसेस दैट एक्ट एज अ बैरियर टू इंक्लूजन। आप ऐसे फैक्टर्स को देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से आप डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को आप हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बैरियर्स को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं और आप लोगों को एक्टिवली जिससे कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को दें और लोगों को हायर कर रहे हैं। फिर मल्टी कल्चरल, यहाँ पे क्या है, फुल्ली वैल्यूड एंड इंटीग्रेटेड डाइवर्स पर्सपेक्टिव आइडेंटिटी एंड कल्चर स्टाइल, इक्विटी ड्रिवन पार्टिसिपेटरी एंड एक्सक्लूसिव ऑल लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर डाइवर्सिटी इज सीन एज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। हम डिस्कस कर चुके थे कि बायोडाइवर्सिटी बोला हूँ, जो डाइवर्सिटी है उसको हम कल्चरल डाइवर्सिटी थी या डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरीके से एम्ब्रेस करना चाहिए, जो कि हमें फ़ायदा देती है। हमने इस डिस्कस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सो अब देख लेते हैं, यहाँ हमने देखा कि कल मल्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल क्या है। अब देख लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रेफर्स टू द prevailing atmosphere, perception and feeling that the employee have about their organization। देखो हमने पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है कि थोड़ा सा स्टेबल होता है, लंबे टाइम तक के लिए चलता है, वो अंडर द बीनीथ और अनकॉन्शियस थॉट्स हैं या फीलिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या शेयर्ड वैल्यू है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है कि एक एटमोसफेयर है, परसेप्शन है, फीलिंग है किसी व्यक्ति की उस पर्टिकुलर टाइम में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इट एसेंशियली द मूड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है कि मूड बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आपके मूड होता है ना, कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी बेकार हो जाता है, तो ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है ये मूड है, ये हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे अगर लीडरशिप स्टाइल कुछ ज़रा सा चेंज में जा रही है तो वहाँ पे चेंज हो सकता है ना। और जब लीनियंसी आ गई लीडरशिप स्टाइल में तो फिर मूड चेंज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जो एक मूड की तरह बताता है। किसी व्यक्ति का मूड स्विंग या कह सकते हैं, या कभी गुस्से में कभी खुश है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी मूड होता है कि कभी टेंस माहौल है, कभी लाइट माहौल है ना। तो वही बताता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। It is essentially the mood of organizational and reflect how employee experience in the workplace terms of motivation, morale, trust and belonging।
Organizational climate is relatively enduring quality of the internal environment of the organizational that include experience by the member. जो ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक्सपीरियंस किया जाता है मेंबर्स द्वारा, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके जो बिहेवियर है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर एंड वैल्यूज. सो की फीचर्स क्या है? परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉय. परसेप्शन एम्प्लॉय का कैसा है, मतलब मैनेजमेंट कुछ कहना चाह रहा है लेकिन एम्प्लॉय कुछ और मतलब निकाल ले रहा है इसका, तो ये भी किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का हिस्सा बनता है. इट्स हाउ एम्प्लॉय परसीव देयर वर्क प्लेस रादर देन व्हाट मैनेजमेंट इंटेंट. इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशन का मूड है, क्लाइमेट है, वो आपके एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज का मतलब इन्फ्लुएंस करता है. और डायनेमिक्स है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. ये शॉर्ट पीरियड के लिए, मिड शॉर्ट कह सकते हैं, या मीडियम टर्म के लिए टाइम के लिए रहता है, और ये चेंज होता रहता है. इट कैन बी इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट में. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो लॉन्ग टाइम डीप रूटेड एंड वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम है, वहीं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है? शॉर्ट टर्म परसेप्शन एंड फीलिंग्स है. ये हमारे वैल्यू सिस्टम है, ये हमारी फीलिंग्स हैं. अगर हम देखें, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज अ पर्सनैलिटी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एक मूड है. पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति की मतलब एक जैसी रहती है थ्रू आउट द लाइफ, है ना, लेकिन मूड चेंज होता रहता है. स्टेबल है, इंड्योरिंग है, मोर फ्लूइड एंड चेंजेबल, लेस विजुअल, दिखाई नहीं पड़ता है, इतना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है. वहीं आप गुस्सा हैं तो दिखाई देता है, विजिबल एंड ऑब्जर्वेबल है. डिफ़िकल्ट टू मेजर, आप ऑर्गेनाइज कल्चर को इतना आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब मेजर नहीं कर सकते. वहीं आप ऑर्गेनाइजेशनल मूड को आप सर्वे के थ्रू आप जांच सकते हैं. इवॉल्व स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत धीरे धीरे चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. वहीं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट more rapidly change होता है. So this is all about today class. If you have any doubt, feel free to comment. And we have discussed thoroughly what is organizational culture and what is organizational climate. So thank you. कल मिलते हैं.